आज से अपन अपनी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन इसका जो वेटेज है वो 4 नंबर का है। तो अपने को इस हिसाब से इसके एक एक शब्द को ढंग से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। और वैसे भी कभी क्वेश्चन की दृष्टि से पढ़ना भी नहीं चाहिए, पूरा टॉपिक को समझने के लिए उसको वास्तव में वो है क्या उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप ध्यान देना। अपना जो चैप्टर 1 है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और अपन इसको आने वाले 3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट है संतुलित व असंतुलित भोजन, सेकंड है आपका मानव स्वास्थ्य का पार्ट, थर्ड है नशीले पदार्थ और चौथा है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। इसमें समझाने वाली वैसी कोई बड़ी चीजें नहीं है। फर्स्ट पार्ट जैसे लिखा है संतुलित व असंतुलित भोजन, ठीक है ना। इसमें आपको किस किस को पढ़ना है, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, ठीक है ना। विटामिन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से विटामिन की हमारे बॉडी को जरूरत होती है, और ये विटामिन हमारे जो भोज्य पदार्थ है कौन से भोज्य पदार्थ में है ना, फलों में, सब्जियों में, दालों में, अनाजों में, किस में कौन सा विटामिन मिलता है, वो चीजें हमें डिस्कस करनी है। इस टॉपिक में अपने को देखना है प्रोटीन कुपोषण की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना। 2 रोग पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे क्वाशीओरकोर और एक पढ़ेंगे मेरस्मस। फिर खनिज कुपोषण में कौन कौन से खनिज लवण हैं, वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज अपन केवल इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट आएगा मानव स्वास्थ्य, यानी मानव स्वास्थ्य में क्या पढ़ना है, पीने योग्य पानी के गुण। अब बताइए, ये सबको पता होते हैं पीने योग्य पानी के क्या गुण होते हैं, ठीक है ना, बट अपने को चैप्टर में दिया हुआ इसलिए पढ़ लेना है। वह दूषित पानी के दुष्प्रभाव, दूसरा मोटापा और तीसरा रक्तचाप। तो ये तीनों टॉपिक हमारे मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड है। फिर हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है नशीले पदार्थ। तो कौन कौन से होते हैं, गुटखा है, तंबाकू है, मदिरा है, यानी इसको हम शराब भी बोलते हैं, अफीम है और अन्य नशीले पदार्थ है, उनकी भी हम बात करेंगे, और दवाओं का दुरुपयोग, ठीक है ना। इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। और ये पॉइंट सेकंड और थर्ड ये हम डिस्कस कर लेंगे सेकंड वीडियो में। फिर इसके आगे की वीडियो में हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल अपना जो ये चैप्टर है कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके नंबर का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आएगा। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास में बुक्स वगैरह नहीं होंगी, और बुक्स वगैरह नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है पढ़ने में। तो आप इस वीडियो को देख लो, जैसे ही आप वीडियो देख लोगे आपका चैप्टर बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। मैं बुक ले लेता हूँ और उस बुक की सहायता से मैं आपको टॉपिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है इसमें, पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। जैसे मान लो ये मनुष्य है, ठीक है ना, ये कोई जीव है, हम इसका पाचन तंत्र बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा इसको आप आमाशय बोलते हो, ठीक है, ये आपको पता होगा मुख है, और इस आगे वाले भाग को आप बोलते हो मुख गुहा, ठीक है। और ये आगे वाला पार्ट है ग्रसनी, ठीक है ना। तो क्या लिखा है इसमें, पोषण जीवन का आधार है, यानी हमारे जो जीवन का आधार है वो क्या है, पोषण। यानी पोषण में किसकी बात करेंगे आप, पोषण यानी भोजन। भोजन में आप किसकी बात करेंगे, मेनली 4-5 चीजें भोजन में होती है। जो आपका फूड है, जो भोजन है, उसमें फर्स्ट चीज तो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, भोजन में क्या होना चाहिए, प्रोटीन। थर्ड, भोजन में क्या होना चाहिए, लिपिड,
लिपिड को हम बोलते हैं वसा, है ना, जैसे उसमें आ जाते हैं तेल वगैरह, घी वगैरह। चौथा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स को क्या बोलते हैं? खनिज लवण, खनिज लवण। और पांचवा हम बात करेंगे विटामिन्स। विटामिन विटामिन को विटामिन ही बोलते हैं, है ना। तो देखो ये वाला जो पार्ट है भोजन, फूड, ये इसमें आ जाएगा पूरा का पूरा, संतुलित व असंतुलित भोजन। यानी हमारा जो भोजन है उसमें मुख्यतः 5 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। अब ये जो पांचों पार्ट है इनमें देखो अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसको हम बोल देंगे प्रोटीन कुपोषण। अगर भोजन में मिनरल्स की कमी हो जाए, खनिज लवण की कमी हो जाए तो हम बोल देंगे खनिज कुपोषण। क्योंकि आपको पता है शरीर में खनिज लवणों का, विटामिनों का, प्रोटीनों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का कोई ना कोई काम होता है। अगर हमारे शरीर को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे या संतुलित मात्रा में नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। बस इन्हीं रोगों को हम कुपोषण से होने वाले रोग बोल देते हैं। तो ये प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन की कमी से जो रोग होंगे उनको हम बोल देंगे विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग। और अगर बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं विटामिन कुपोषण, ठीक है। तो भाई देखो जो भोजन है या जो पोषण है वो हमारे शरीर का आधार है कि नहीं? क्या इसके बिना हम जीवित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? तो इस लाइन का बहुत सीधा सा मतलब है कि पोषण हमारे जीवन का आधार है। पोषण नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट देखो, फिर लिखा है ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भाई आपके शरीर की आवश्यकताएं क्या है? भाई शरीर की आवश्यकताएं क्या होंगी? आप श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हो, ये जीवित रहने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। आप खाना खाओगे, वो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। आपका जो शरीर में परिसंचरण तंत्र काम कर रहा है, बहुत सारे तंत्र काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपकी क्या है? आपके क्या है? बॉडी की आवश्यकताएं हैं, इनका काम करना जरूरी है। ये कब काम करना बंद कर देंगे? जब इनको पर्याप्त पोषण वगैरह नहीं मिलेगा, बॉडी के अंदर बहुत सारी रोग डेवलप हो जाएंगे। तो उस टाइम आपकी जो बॉडी है वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देगी और आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा था कि ये पदार्थ यानी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? जैसे मान लो परिसंचरण तंत्र है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? उसको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? आप खाना खाओगे उसी से मिलेगी। अब आप जो खाना खाते हो उस खाने में ऐसा क्या है और ऊर्जा कैसे मिल जाती है? बॉडी के अंदर जाने से ही ऊर्जा कैसे मिलती है? बॉडी के बाहर तो ऊर्जा नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसके पीछे का सीधा रीजन है कि जैसे ही आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद वो किस में जाएगा? पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में ये यहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, फिर ग्रसनी, ग्रासनाल, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे भोजन ट्रेवल करता है अपनी बॉडी में, ठीक है ना। तो जब जब ये भोजन इस आहार नाल में गति करता है तब तब इसका क्या होता रहता है? पाचन। अब पाचन किसको बोलते हैं? भोजन के बड़े टुकड़ों को किस में तोड़ना? छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। तो क्या होगा? आपने ये भोजन खाया, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट आपने जो आप चपाती खाते हो, है ना, उसके रोटी खाते हो, उससे मिलेगा। प्रोटीन आपको दालों वगैरह से मिलता है। घी, तेल वगैरह आप खाते हो, उससे आपको लिपिड मिलता है। जो खनिज लवण है, विटामिन है, ये आपको सब्जियों वगैरह से मिल जाते हैं, है ना। तो आप ये संतुलित भोजन लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। अब भोजन आमाशय में जाता है और फिर क्या होता है? इसका पाचन होता है। यानी आपके पास में आपने जो भोजन खाया था वो किस रूप में था? जटिल रूप में था, उसको आप बोलेंगे जटिल भोजन, ठीक है ना। जटिल रूप में था। इस जटिल रूप का इनमें टूट जाना, ठीक है ना। आपने जो भोजन खाया उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवणों में टूट जाना, ये क्या है? भोजन का सरलीकरण होना, इसको बोलते हैं पाचन, ठीक है ना। तो ये जो पाचन का प्रोसेस है, इस पाचन के प्रोसेस में ये लगातार यहाँ पाचन का प्रोसेस होगा। जब जटिल आपने जो भोज्य पदार्थ खाए हैं उनसे ये सरल भोज्य पदार्थ या आपका जो भोजन है वो अलग हो जाएगा। अब ये किस में जाएगा? अब जाएगा ब्लड में, ठीक है ना। किस में जाएगा? ब्लड में। ब्लड या इसको क्या बोल सकते हो आप? रुधिर बोल सकते हो, या फिर आप एक और वर्ड यूज करते हो, रक्त। ये भोजन कहाँ चला जाएगा? रक्त में चला जाएगा, ठीक है। और रक्त में जाने के बाद ये रक्त है पूरे बॉडी में घूमता रहता है और ये किसको दे देगा? जो सेल्स हैं, है ना, कोशिकाएं,
तो ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारा का सारा किस में चले जाएगा? कोशिका में चला जाएगा। समझ में आई इतनी बात? तो क्या आपने ये खाया, ये जटिल पदार्थ आपने यहाँ पे ग्रहण किए, अंदर जाके इसमें टूट गए, टूटने के बाद कहाँ गए? ब्लड में गए, और ब्लड से कहाँ चले गए? कोशिकाओं में। तो क्या आपके शरीर का भाग हुए कि नहीं हुए? ठीक है ना? तो इस लाइन का ये मतलब था। आगे देखो, फिर लिखा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरी है। भाई आपका बॉडी का मैकेनिज्म सारा का सारा अच्छी तरीके से चलता जाए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ये संतुलित रूप में लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है। फिर संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है। मजबूत बनाएगा ही, भाई आपके सारे के सारे ऑर्गन्स वगैरह है, सारा बॉडी का सिस्टम है, ढंग से काम करेगा तो शरीर मजबूत रहेगा। फिर है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर है साथ ही संतुलित आहार दिमाग को भी तेज करता है और स्वस्थ बनाता है। यानी जो संतुलित भोजन है इसका क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। जो संतुलित भोजन है इससे आपको दोनों प्रकार के स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं। आपको मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है और आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। ठीक है ना? और दोनों ही में से कोई सा भी अगर आपका संतुलन बिगड़ता है तो फिर जो बॉडी के अंदर है बहुत सारे रोग डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना? शारीरिक रोग बॉडी के रोग है, ठीक है ना? मानसिक रोग आपके मस्तिष्क वगैरह से रिलेटेड है, ये सारे रोग हैं। तो अगर संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है कि स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान, अब थकान होगी। अभी आपने पढ़ा कि कोशिकाएं, अच्छा देखो खाना आप खाते हो, खाने के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के रक्त में आता है। रक्त इसको कहाँ ले जाके छोड़ देता है? कोशिकाओं में। भैया अब कोशिकाएं इनका क्या करती है? कोशिकाएं इनको तोड़ती है। ठीक है ना? कोशिकाएं क्या करेगी? जो भोज्य पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थ, इसको क्या करेगी? तोड़ेगी। और तोड़ने के बाद में क्या प्राप्त होगी आपको? ऊर्जा। शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है ना? तो कोशिकाएं इस भोज्य पदार्थ को तोड़ेगी और तोड़ के क्या मिलेगी आपको? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है? तो नेक्स्ट लिखा इसके अंदर कि स्वस्थ भोजन के अभाव में आपका शरीर क्या महसूस करता है? थकान। भैया आपको ढंग से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप थकान ही महसूस करोगे। ठीक है? क्लियर है? आगे देखो, फिर है अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरीके से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु, भाई आप खुद ही बता दो, बुक में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है ना आपको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, इनकी जरूरत होगी कि नहीं होगी? बस बुक में भी यही लिखा है। तो देखो लिखा है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। फिर है संतुलित भोजन वह भोजन है, आप खुद ही बता सकते हो। भाई संतुलित किसको बोलोगे आप? वही भोजन संतुलित भोजन होगा ना जिससे आपका स्वास्थ्य क्या हो? बना रहे, आपको ऊर्जा प्रॉपर प्रदान होती रहे। ठीक है? तो उसके लिए कौन से भोजन आपको चाहिए? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल क्या हो? पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो मैं लिख रहा हूं, जल। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2O। ये जल जो है वो भोजन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना? इसको हम भोजन में सम्मिलित नहीं करते हैं, लेकिन जल हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है? बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है और रासायनिक अभिक्रियाओं को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जल विलायक जो होता है उस माध्यम में चलती है। ठीक है ना? तो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए जल चाहिए। और जल भी नहीं होगा तो इनकी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह नहीं होंगी, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए ये 6 चीजें आवश्यक है। नेक्स्ट देखो लिखा है लंबे समय तक जब किसी पोषण में किसी एक या अधिक तत्व की, मान लो आपके शरीर में विटामिन है ना, विटामिन बहुत सारे पढ़े हैं आपने, A, B, C, D, E, K, ऐसे बहुत सारे विटामिन आपने पढ़े हैं। मान लो विटामिन A की कमी हो जाए। अब ये विटामिन A की कमी कहां से होगी? आप ऐसा भोजन ले रहे हो, उस भोजन के अंदर विटामिन A की कमी है, तो आपके शरीर को जब विटामिन A नहीं मिलेगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे रासायनिक पदार्थ बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है ना? और उन रासायनिक पदार्थों के अभाव में आपके शरीर में क्या होता है? रेटिनोल एक टाइप के बहुत सारे कंपाउंड है ना, उनकी क्या हो जाती है? शरीर में कमी। और शरीर में कमी होने की वजह से आपको विटामिन A की कमी से एक रोग हो जाता है, आप सब जानते हैं, रतौंधी बोलते हो आप, है ना? तो रात में थोड़ा सा उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो वो कब
सही होगा जब बॉडी को क्या मिल जाए, विटामिन ए प्रॉपर मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो लिखा है किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन कैसा होगा, असंतुलित होगा। भैया असंतुलित भोजन का मतलब ऐसा भोजन जिसको खाने से हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे, तो वो असंतुलित भोजन है। आप जानते हो इनमें से किसी की कमी होगी तो आप बीमार हो ही जाओगे। नेक्स्ट देखो, फिर है कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो नहीं होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट संतुलित व असंतुलित भोजन। अब आप जान ही गए परिभाषा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बता सकते हो। संतुलित भोजन किसको बोलेंगे, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल पर्याप्त मात्रा में हो, क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन। और असंतुलित कौन सा होगा, जिसमें इनमें से किसी भी जो घटक है या अवयव है या कोई भाग है उसकी कमी हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, असंतुलित। तो लिखा है अब देखो जो संतुलित और असंतुलित भोजन है इसमें अपने को इनको पढ़ना है, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, ठीक है। तो लिखा है हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता। यानी हम भोजन अंदर ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन कुछ नशीले पदार्थों वगैरह की वजह से वो जो भोजन है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से पच नहीं पाता है, उसका पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो भी भाई पाचन अच्छी तरीके से नहीं होगा तो वो क्या होगा, सारा का सारा जो अपचित भोजन होगा, है ना, उसमें से कुछ घटक ही किसको मिल पाएगा, रक्त को मिल पाएगा। अब रक्त को जितना मिलेगा उतना ही तो कोशिकाओं को मिलेगा और कोशिकाओं को उतना ही मिलेगा, यानी कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो ऊर्जा बनेगी क्या, नहीं बनेगी। और यहाँ पे ऊर्जा की कमी होगी तो क्या होगा, शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। तो गलत आदतों की वजह से यानी पाचन तंत्र खराब हो जाता है अगर आपका गलत आदतों की वजह से, तो भी क्या होगा, आप भोजन ले लो चाहे संतुलित, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ये नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी वजह से भी हमारे शरीर में क्या होता है, संतुलित भोजन है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो संतुलित भोजन केवल बाहर से लेना ही आवश्यक नहीं है, अपने शरीर को भी संतुलित रखना आवश्यक है। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग अंग तंत्र सब अच्छी तरीके से काम करेंगे तो ही हम लिए गए संतुलित भोजन को अच्छी तरीके से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। तो देखो लिखा है मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उपयोग उचित नहीं हो पाता और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। अब है कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। अब है यहाँ हम कुपोषण के प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो भाई प्रमुख प्रभाव सबसे पहले आपको पढ़ना है विटामिन कुपोषण। विटामिन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो कौन कौन से प्रभाव शरीर में होने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लिखा है विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण। भाई हमारे बॉडी में पार्ट तो इनका विटामिन बहुत ज्यादा इनका नहीं होता, बहुत सूक्ष्म होते हैं ये, लेकिन इनके बिना बॉडी में कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। चाहे आप कितना भी ले लो ये, अगर विटामिन की कमी है तो बहुत सारे रोग होंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिखा है कि मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी से उसके लक्षण स्पष्ट नजर आने लगते हैं। निम्न तालिका में प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण दिए जा रहे हैं। तो अब मैं एक टेबल बनाता हूं और उस टेबल में हम पढ़ेंगे कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन का स्रोत क्या है और कौन सा विटामिन आपको कितनी कहां से उपलब्ध हो सकते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उस रोग के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें विटामिन ए की, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सेकंड देखो, अब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी विटामिन बी के अंदर विटामिन B1, B2, B6 है ना, B3, विटामिन B12 ये सारे एक साथ में आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये तीनों विटामिन बी ही है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, सब साथ में। तो देखो सबसे सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं विटामिन B12। इनके ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ये आप देख लेना फाइनल एग्जाम में, आपकी जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें ये नाम पूछे जाते हैं कि भाई विटामिन B12 है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होगा, थायमीन, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अब B2 हम तो यही पढ़ते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है ना। वो विटामिन बी
12 है, ठीक है ना। तो विटामिन B12 या थायमीन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसमें होता क्या है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब आप बताओ तंत्रिकाएं क्या होती है, किसको बोलते हैं तंत्रिकाएं? तो हमने देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तंत्रिकाएं किसको बोलते हैं? जो सूचनाएं कहां से, मस्तिष्क से अंगों तक लेके आती है और अंगों से सूचनाएं कहां लेके जाती है, मस्तिष्क तक लेके जाती है। ऐसी कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। सेकंड चैप्टर में हम इसकी संरचना भी पढ़ेंगे। तो ये देखो इस रोग के लक्षण क्या है, बेरी-बेरी के पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। फिर थर्ड है आपका विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण क्या है, मुख के किनारे व होठों की त्वचा फट जाती है और चीजें जो है वो लंबे समय तक याद नहीं रहती, यानी स्मृति में कमी हो जाती है। फिर फोर्थ है आपका विटामिन B3, इसको बोलते हैं नियासिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विटामिन B12 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन। नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पेलग्रा। इसमें क्या होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां बनने लग जाती है। फिर है विटामिन C, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। होता क्या है, मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। फिर है विटामिन D, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इतना। अब हम कुल मिलाकर इतना पढ़ चुके हैं कि विटामिन वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, यानी हमें पता चल गया कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण, ठीक है। हम पढ़ रहे थे कुपोषण, है ना। तो कुपोषण में देखो, कुपोषण में हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे। 3 में कौन कौन सा था, पहला था विटामिन कुपोषण, उसके बाद में आपका प्रकार आएगा प्रोटीन कुपोषण। तो अब अपने को ये पढ़ना है प्रोटीन कुपोषण। देखो कि ये तो विटामिन कुपोषण तो हमने अभी भी पढ़ा एक सारणी के थ्रू, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। एक और है वो साथ ही लिख लेते हैं, आएगा खनिज कुपोषण। ठीक है। अगर मैं प्रोटीन कुपोषण की बात करूं तो प्रोटीन कुपोषण में प्रोटीन की कमी होगी, सीधी सी बात है, प्रोटीन की कमी होगी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग होते हैं। आप पॉज करो इसको और फिर नाम याद करो, मैंने पीछे क्या बताए थे, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कर लिए। कौन से 2 रोग थे, 2 रोग थे, एक तो था क्वाशियोरकोर और एक था मेरिस्मस। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वाशियोरकोर को। ठीक है ना, क्वाशी और कोर, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, देखो भाई, ये जो क्वाशी और कोर वाला रोग है इसको मैं ए पार्ट दे देता हूं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट क्या होगा, प्रोटीन की कमी से होगा। होता क्या है, इसमें जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, ये बच्चों में ये रोग ज्यादा देखे जाते हैं, है ना। तो जो बच्चे हैं, या मैं बोल सकता हूं बच्चे का इसमें पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा इसमें हो सकता है कि भूख कम लगती है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, भूख कम लगती है, ठीक है ना। फिर देखो स्वभाव उस बच्चे का कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैं थर्ड ये भी लिख सकता हूं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और मैं इसके क्या लक्षण बता सकता हूं, और मैं बता सकता हूं त्वचा कैसी हो जाती है, पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं त्वचा कैसी हो जाएगी, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार हो जाती है। अब क्या होता है, धब्बेदार होने के बाद फटने लगती है ना। तो मैं लिख सकता हूं
धब्बेदार होकर फटने लगती है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, कुछ लक्षण थे। ठीक है, तो भाई क्वाशियोरकोर में क्या लक्षण होंगे, बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर क्या होने लग जाती है, फटने लग जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो रोग है बी, कौन सा था, मेरिस्मस। ठीक है, ये रहा क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेरिस्मस। ये जो मेरिस्मस का रोग है ये क्यों होता है, प्रोटीन के साथ साथ में किसकी कमी हो जाए बॉडी में, अगर एनर्जी की कमी हो जाए, ऊर्जा की कमी हो जाए, तो ये मेरिस्मस नामक रोग हो जाता है। इसमें देखो क्या लक्षण है, इसके लक्षण है जो शरीर होता है वो सूख कर कैसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। भाई ऊर्जा की कमी होगी तो कमजोर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, शरीर सूख कर कमजोर हो जाता है। अच्छा, अब देखो इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है मेरिस्मस का ये लक्षण, तो क्योंकि देखो आपकी जो बॉडी है उसका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो बॉडी बिल्डर होते हैं यानी जो बॉडी बनाने वाले होते हैं वो ज्यादातर किसको यूज करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपनी बॉडी को एनहेंस करने के लिए प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, है ना, प्रोटीन का यूज करते हैं। तो प्रोटीन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो बॉडी बनाता है, यानी शरीर के निर्माण को बनाता है वो, है ना, शरीर का निर्माण करता है। तो प्रोटीन की कमी से होगा तो शरीर सूखेगा ही ना। और दूसरा क्या है, एनर्जी की कमी, एनर्जी की कमी होगी तो क्या होगा, कमजोर होगा। तो इस लक्षण को तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेरिस्मस रोग इतना याद रखो, प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है। लक्षण क्या हो जाएगा, शरीर सूख कर कमजोर हो जाता है। ठीक है, फिर देखो सेकंड, जो आंखें होंगी वो क्या हो जाएंगी, कांतिहीन हो जाएंगी, यानी उसमें चमक खत्म हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती है। तो कुल मिलाकर जो प्रोटीन कुपोषण था उसमें अपने को इतना ही पढ़ना है कि इसकी वजह से दो रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकोर और दूसरा होता है मेरिस्मस। ठीक है, इन दोनों ही लक्षणों को हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप इनको रिवाइज करो पॉज करके, फिर हम देखते हैं खनिज कुपोषण। ठीक है, तो हम खनिज कुपोषण अब स्टार्ट कर देते हैं। खनिज कुपोषण में देखो टोटल आपको वैसे तो बहुत सारे जो खनिज है उनके बारे में देखना है, लेकिन अभी हम यहां पे डिस्कस करते हैं। एक तो आयरन डिस्कस करेंगे, दूसरा कैल्शियम डिस्कस करेंगे, तीसरा आयोडीन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी इनकी कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो जो खनिज कुपोषण है उसमें हम सबसे पहले उठाते हैं आयरन। सब जानते हो आप आयरन के बारे में। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, आयरन की कमी से रक्तहीनता हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ये चीजें आपने डिस्कस करा है। रक्त की कमी क्यों हो जाती है, आपने पढ़ा होगा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पढ़ा होगा ना। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण किसकी वजह से होता है, उसका निर्माण आयरन की वजह से होता है। ठीक है, अब आयरन अगर आप नहीं लोगे तो बॉडी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त कैसे बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो रक्त का ही पार्ट है ना। तो हीमोग्लोबिन की कमी तो क्या हो जाएगा, रक्त की कमी। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्तहीनता हो जाती है, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की। ठीक है ना, कैल्शियम का काम क्या होता है हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम। ठीक है, अगर कैल्शियम क्या होगा हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, तो देखो भाई इसको रक्तहीनता को लिखने की जरूरत नहीं है ना आयरन वाले को। ठीक है ना, अब आपके शरीर में क्या होगा, रक्त की कमी होगी तो चेहरा पीला वगैरह पड़ जाएगा, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कैल्शियम का लिख देता हूं, है ना। तो कैल्शियम है, उसके उपयोग क्या है, आप ना जब नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाए तो आप यहां लिखोगे Fe+2 1 नंबर। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। आप नोट कर लो या नोट करो 1 नंबर, शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसकी कमी से होने वाला क्या है, तो यहां पे लिख दो, चलो इसको A नंबर डिनोट करो, इसको 1 लिख दो। इसकी कमी से क्या होता है, रक्तहीनता उत्पन्न हो जाती है, यहां लिखो रक्तहीनता उत्पन्न हो जाती है, जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। अब हम बात करते हैं B नंबर, कैल्शियम की। ठीक है, जो कैल्शियम है वो क्या काम करता है, हड्डियों व दांतों को
मजबूत बनाता है, हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। तो ये किसका काम होता है? ये कैल्शियम का काम होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होगा? इसकी कमी से क्या होगा? हड्डियां, भाई जब मजबूत बनाता है तो कमी होगी तो क्या होगा? मजबूत नहीं बनेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? हड्डियां कमजोर। और अब जब कमजोर होंगी तो टूटने लग जाएगी, टूटने को क्या बोलते हैं? भंगूर। तो बोल देंगे हड्डियां कमजोर और भंगूर हो जाती है। ठीक है। थर्ड हम किसकी बात करेंगे? आयोडीन की, सी, या आयोडीन की बात करेंगे। तो भाई आयोडीन है वो क्या काम करता है? आयोडीन क्या काम करता है? हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन का निर्माण कौन करता है? इस हार्मोन का निर्माण करता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना। अब शरीर में थायरोक्सिन कब बनेगा? जब थायराइड बनेगा। थायराइड को किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। तो जब आयोडीन की कमी होगी तो किसकी कमी हो जाएगी? थायरोक्सिन हार्मोन की। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारी बॉडी को क्या करके रखती है? एक्टिव करके रखती है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसमें 100% क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी और उसकी बॉडी की जो एक्टिविटी है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एक्टिव कम हो जाएगा। ठीक है ना, एक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि है उसकी क्रिया क्या पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है। मैं लिख देता हूं यहां, थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। ठीक है। फिर देखो सेकंड, आपने एक रोग पढ़ा होगा, घेंगा रोग। ठीक है ना। वो घेंगा रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो मैं लिख सकता हूं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है ना। गोइटर भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और आप एक और वर्ड यूज करते हो उसके लिए, गलगंड। ठीक है। तो सेकंड क्या होगा? गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेनली हमने आयरन की बात करी है। आयरन की जो है वो किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कमी से क्या होता है? रक्तहीनता हो जाती है, चेहरा है जो वो कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। फिर सेकंड हमने बात करा कैल्शियम की, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी होगी तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। भंगुर मतलब टूटने लग जाएगी। आप कहीं थोड़ा सा गिर जाओगे तो हड्डियां टूट जाएगी कैल्शियम की कमी से। फिर आयोडीन, थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है तो क्या होता है? बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है और गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। तो बाकी देखो अभी भी हमें बहुत सारे खनिजों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है ना। अभी मैं एक सारणी बनाता हूं, उस सारणी के बाद में उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रमुख खनिज जो है, खनिज लवण, उनकी कमी से कौन कौन से जो रोग है वो आपकी बॉडी में लक्षण देखने को मिलते हैं और प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सोडियम है। तो तत्व का नाम सोडियम। प्रमुख स्रोत होते हैं, अब जैसे आपने सूत्र पढ़ा होगा NaCl, ये किसका? सामान्य नमक का सूत्र होता है। ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक सोडियम आयन है, दूसरा क्लोराइड आयन है। ठीक है। तो मैं बात करूंगा सोडियम जो है वो किस में मिलेगा? सामान्य नमक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सोडियम वो कहाँ मिलेगा? सामान्य नमक में मिलेगा, मांस में मिलेगा, मछली, अंडे और दूध वगैरह है, इनमें यह आयन आपको मिल जाता है। अगर सोडियम की कमी हो जाए बॉडी में तो मांसपेशियों के जो संकुचन है उसमें इरेगुलरिटी है वो उत्पन्न हो जाती है। तो सोडियम है वो, उसका प्रमुख कार्य क्या है? मांसपेशियों के संकुचन में इसका प्रमुख कार्य होता है। तंत्रिकीय आवेग है उनके संचरण में। अब तंत्रिकीय आवेग क्या होते हैं? मैंने पीछे बात करी थी कि तंत्रिकाएं क्या करती है? कोशिकाओं से या जो अंग है वहां से मैसेज लेती है और कहां पहुंचाती है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनमें जो संदेश होते हैं वो अगर एक जगह से मस्तिष्क तक पहुंचेंगे तो मस्तिष्क तक जब पहुंचेंगे तो उनको बोलेंगे आवेग। ठीक है ना। जो मैसेज है उनको हम बोलेंगे तंत्रिकीय आवेग। तो तंत्रिकीय आवेग का जो संचरण है उसमें सोडियम की प्रमुख भूमिका होती है।
शरीर में जो विद्युत अपघट्य हैं, है ना, बहुत सारे विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे Na+ हो गया, Ca+2 हो गया, है ना, K+ हो गया, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे के सारे विद्युत अपघट्य होते हैं। तो बॉडी में अगर ये ज्यादा हो जाए तो भी बॉडी में रोग क्रिएट हो जाते हैं, और अगर कम हो जाए तो भी बॉडी में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो सोडियम है वो क्या करता है, इन सभी का संतुलन बना के रखता है शरीर में, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेना, इसको कर लेना, शरीर के विद्युत अपघट्यों का संतुलन बनाना। तो ये वही सोडियम की बात थी। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। अब इसके प्रमुख काम क्या है, मांसपेशियों के संकुचन में, जैसे मांसपेशियों में जो संकुचन होता है और जो तंत्रिकीय आवेगों का संचरण होता है, इनमें सोडियम और पोटेशियम दोनों की ही प्रमुख भागीदारी होती है, ठीक है। जब आप 12th क्लास में या 11th क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे 10th के बाद, तब आप पढ़ेंगे कि भाई जो पेशियां हैं वो कैसे संकुचित होती है, या संदेश है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। तो तंत्रिकीय आवेगों के संचरण की जो क्रियाविधि है या पेशियों के संकुचन की जो क्रियाविधि है, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मांसपेशी संकुचन का काम होता है पोटेशियम का, तंत्रिका आवेगों के संचरण, विद्युत अपघट्यों का संतुलन बनाना, जो ये ऊपर काम हो रहा था वही काम यहाँ पे, ठीक है, और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों का जो काम होता है वो लगभग एक जैसा ही है। अब ये कैल्शियम आ गया। कैल्शियम आपको दूध से मिलता है, ये आप जानते ही होंगे, अंडों से, हरी सब्जियों से कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम करता क्या है, कैल्शियम का प्रमुख काम होता है विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को क्या प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। ये हम जानते हैं कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, पीछे हमने लिखा था। तो क्या होगा, विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है। फिर हम आ जाते हैं फास्फोरस, प्रमुख स्रोत है इसके दूध है, हरी सब्जियां हैं, बाजरा है, ये राई है, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क, इनसे आपको पोटेशियम जो है वो फास्फोरस है वो मिल जाता है। इनका काम क्या है, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को क्या प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। फिर है आयरन। आयरन भी लीवर है, किडनी है, अंडे हैं, मांस है, जो ब्लड है, बाजरा है, वापस वही रागी, दही, सब्जियों, गाजर और गुड़ से प्राप्त होता है। अभी हमने पीछे बात ही करी थी कि आयरन का प्रमुख काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में। तो आयरन की कमी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये रहा रक्त रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण और उत्तक ऑक्सीकरण। अब ये उत्तक ऑक्सीकरण क्या है, क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बहुत सारी वसा कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। वो जो वसा कोशिकाएं होती है उनका ऑक्सीकरण जो कराने का काम है वो आयरन का है। अब बॉडी के अंदर आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे टीवी एड्स जो होते हैं उनमें फ्री रेडिकल्स, है ना। तो बॉडी में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल बनते रहते हैं, और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, जो वसा उत्तक हैं या प्रोटीन के जो उत्तक हैं, यानी जिन कोशिकाओं के अंदर वसा और प्रोटीन इकट्ठे रहते हैं, उन वसा और प्रोटीन की जो कोशिकाएं होती है उनका ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो अगर बॉडी में ऑक्सीकरण ज्यादा होने लग जाए तो भी दिक्कत वाली बात है, और न भी हो तो भी दिक्कत वाली बात है। तो आयरन का काम होता है उत्तकों का ऑक्सीकरण कराना, यानी जो प्रोटीन और जो वसा है उनका ऑक्सीकरण कराना, प्रोटीन और वसा वाली कोशिकाओं का ऑक्सीकरण कराना। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, तो बहुत सारी कोशिकाओं का ऑक्सीकरण कराएगा तो बोल देंगे उत्तकों का ऑक्सीकरण। फिर है आयोडीन, यह भी आपने पीछे देखा था। ये आयोडीन मिलेगा किससे, नमक से मिलता है, समुद्री भोजन से मिलता है, हरे पत्तों वाली सब्जियों से मिलता है, लवण से मिलता है, जलीय मछलियों से मिलता है, जामुन में और काले नमक में आपको आयोडीन मिल जाएगा। और अभी आपने देखा था आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा था, थायराइड, आपका रोग था गलगंड रोग, है ना। वो किसकी कमी से होता था, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता था। और आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे कुछ तत्व थे जिनकी कमी से हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है और इनके प्रमुख स्रोत क्या क्या है, ये आपको याद रखना है। और अब एक बार वापस ब्रीफ कर लेते हैं इनको। तत्व का नाम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और ये आयोडीन। इनकी कमी, इनके स्रोत ये वाले हैं और प्रमुख कार्य इनके ये होते हैं, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर एक बार कंप्लीट करते हैं, 2-4 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल से, जो वीडियो आपको मिल रहे हैं चैनल पे, आप क्या करो, 9th क्लास की आपके पास कॉपी होगी, उस कॉपी को ले लो, क्योंकि अभी तो आप लॉकडाउन में बाहर जा नहीं सकते। तो जब आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो 9th क्लास वाली जो कॉपी है उनको आप नोट्स की तरह यूज करो। जितना भी आपको पढ़ाया जाता है
उसको आप व्यवस्थित रूप से बोर्ड से उतारते रहो। बोर्ड पे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उनके प्रॉपर नोट्स आप बनाओ और अपने जो टीचर है उनको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। तो रेगुलर अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपका अच्छे से, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, आपका कुछ सिलेबस हो जाएगा। तो आपका समय का भी सदुपयोग होगा और आपको आगे आने वाले टाइम में भी बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सेकंड पार्ट है, जो स्वास्थ्य वाला पार्ट था, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।